हेलो दोस्तों, सिंक्रोन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम कक्षा 9 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो कोशिका होता है, कोशिका है, यह सभी जीवधारियों के शरीर की एक क्या आती है, इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जिसे हम कह सकते हैं ये सभी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका के जो होते हैं, जो कोशिका में एक भाग होता है जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म और या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो आज हमारा जो टॉपिक है केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो ये केंद्रक जो होता है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यह आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पिछले कि जो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इन्होंने एक कारका का टुकड़ा था, उसमें इन्होंने एक मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसे इन्होंने सेलुला नाम दिया था। इसके बाद तो ये जो रॉबर्ट हुक जी इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। सबसे पहले कैसी कोशिका को देखा था इन्होंने? मृत कोशिका को देखा था। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम उनका? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जी ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। किसको देखा था? जीवित कोशिका को देखा था। तो उसके अंतर्गत हम आज का हमारा टॉपिक जो है केंद्रक है। केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था केंद्रक को? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? सन 1831 ईस्वी में। कब किया गया था? सन 1831 ईस्वी में देखे थे या खोज किया था। और इन्होंने सबसे पहले किसमें देखा था? आर्किड की कोशिकाओं में देखा था। रॉबर्ट हुक ने केंद्रक को कब देखा था? आर्किड की कोशिकाओं में देखा था। कोशिकाओं में देखा था। ठीक, कहाँ देखा था? आर्किड की कोशिकाओं में देखा था। तो जो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है। केंद्रक का जो माप होता है लगभग, इसकी जो माप होता है लगभग 3 से 25 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 3 से 25 यानी 3 से 25 यानी 3 से 25 माइक्रोन मीटर होता है। और यह जो मुख्य रूप से जो किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों की द्विगुणित, किस पे? गुणसूत्रों की द्विगुणित जोड़ों पर निर्भर करता है। इसकी जो संरचना होती है, जो व्यास होता है, जो भी हम बात करें इसकी, किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों की द्विगुणित जोड़ों की पर निर्भर करता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं। देखिए केंद्रक को 4 भागों में बांटा गया है। केंद्रक कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है केंद्रक कला। केंद्रक कला जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या लिखा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा जो भाग होता है इसका, जो दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य। तीसरा जो भाग होता है इसका क्रोमेटिन, या हम बात कर सकते हैं केंद्रिका। और चौथा जो होता है क्रोमेटिन होता है। ठीक, 4 भाग होते हैं। केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रक कला की यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो देखिए जो प्रत्येक केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक की संरचना है। और ये दिखाई दे रहे हैं केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक कला जो होता है
कैसी झिल्ली से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक, और इसके दोहरी झिल्ली और इसके जो बीच में होते हैं कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है? कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं। अब देखिए जो बाहरी जो कला होता है, बाहर का जो कला होता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में उपस्थित, किसमें? कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंतःद्रवी जालिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, बाहर का जो आवरण होता है। ठीक, और इसकी सतह पे, बाहरी असत की सतह पर राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। जो कण दिखाई दे रहे हैं आप पे, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का, इसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो यानी कि जो केंद्रक के बाहरी सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। दूसरा जो बात कर रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देख रहे हैं, एक और कला है। ठीक, इस कला को हम क्या कहते हैं? ये भीतरी कला है। और भीतरी कला जो होता है क्रोमेटिन धागे, कौन सा है? क्रोमेटिन से तथा जीव द्रव्य से जुड़ा होता है। या हम कह सकते हैं कि केंद्रक जो होता है, हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जो होता है यह चारों ओर से किससे घिरा होता है? कोशिका द्रव्य से घिरा होता है, लेकिन खुद किससे? केंद्रक कला से घिरा होता है। तो ये हो गया केंद्रक कला। किसकी बात की? हम केंद्रक कला की बात की है। दूसरी चीज है, दूसरा जो भाग है केंद्रक द्रव्य। किसकी भाग है? दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य। अब जो केंद्रक द्रव्य होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? पारदर्शी, देखिए आपको दिखाई दे रहा है लाल लाल से जो हम कलर से बना दिए हैं बूंद बूंद से, इसे हम क्या है? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। यह कैसा होता है? पारदर्शी होता है और तरल होता है और कणकीय मैट्रिक्स पदार्थ से भरा होता है। ठीक है, ये पारदर्शी होता है और तरल होता है और कणकीय मतलब कणिका युक्त मैट्रिक्स से भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक जो होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या कैरियोलिम्ब्स कहते हैं। कैरियोलिम्ब भी इसके नाम से, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से केंद्रक द्रव्य मुख्य रूप से आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड और लवण आदि तत्व पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में एक बार और सुन लीजिए आप लोग, आरएनए होता है, डीएनए होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, लिपिड होते हैं, लवण होते हैं, आदि तत्वों से यह भरा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, तीसरा जो भाग होता है केंद्रिका। कौन सा भाग? ये वाला भाग। तो पहला हो गया केंद्रक कला हो गया, दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य हो गया, तीसरा जो हो गया हम बात करते हैं केंद्रिका की। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, केंद्रिका जो होता है एक बड़ा गोलाकार सघन संरचना होती है। केंद्रिका जो होती है एक थोड़ा सा बड़ा गोलाकार सघन संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम केंद्रिका कहते हैं। और इसको सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में, इसे सर्वप्रथम कब? 1781 ईस्वी में फोंटाना ने देखा था। किसने देखा था? फोंटाना ने देखा था। किसे? केंद्रक द्रव्य, सॉरी केंद्रिका को। केंद्रिका को सबसे पहले किसने देखा था? फोंटाना ने देखा था। तथा इसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोमेन। क्या नाम था? बोमेन। बोमेन ने सन 1840 ईस्वी में इसे न्यूक्लियोलस कहा। क्या नाम दिया इसे? न्यूक्लियोलस नाम दिया। जो केंद्रक को बोमेन ने सन 1840 ईस्वी में न्यूक्लियोलस नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस नाम दिया। अच्छा, यह जो होता है यह किसी भी प्रकार की कला से घिरा नहीं होता है। जो केंद्रिका होता है यह किसी भी प्रकार की केंद्रक कला से घिरा नहीं होता है। तो कुछ में जो होता है एक सघन संरचना होता है, कुछ में क्या होता है, कुछ प्रकार जीवों की कोशिकाओं में यह फैला होता है पूरे केंद्रक कला के अंदर। तो ये जो होता है, ठीक। अब इसमें जो होता है केंद्रिका में आरएनए व प्रोटीन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? आरएनए व प्रोटीन पाए जाते हैं। तथा इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है।
इसमें मुख्य रूप से जो होता है बड़ी मात्रा में आरएनए वह प्रोटीन होते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में इसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। तो अब देखिए, जो केंद्रिका के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, केंद्रिका के निर्माण के लिए कैल्शियम प्लस आयन या कैल्शियम आयन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, कैल्शियम आयन की अति आवश्यकता होती है किसके लिए, केंद्रिका के निर्माण के लिए। बात मेरी समझ में आ गई होगी। केंद्रिका जो होता है यह एक बड़ा गोलाकार सघन संरचना होती है। ठीक, इसे सबसे पहले, या जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका करते हैं, इसको सबसे पहले 1781 ईस्वी में फोंटाना ने देखा था। किसने देखा था, फोंटाना ने देखा था। तथा इसे सबसे मतलब बोमन, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बोमन, इन्होंने 1840 ईस्वी में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियोलस नाम दिया। तो इस केंद्रिका में क्या, यह जो केंद्रिका होता है किसी भी प्रकार की कला से घिरा नहीं होता है, तथा इसमें मुख्य रूप से यानी कि बड़ी मात्रा में आरएनए व प्रोटीन पाए जाते हैं, तथा थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में इसमें डीएनए भी उपस्थित होता है। तो केंद्रक के निर्माण के लिए, अब यहाँ बात करते हैं, केंद्रक के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता हो रही है, कैल्शियम आयन की आवश्यकता हो रही है। ठीक, अब तीसरा जो होता है, चौथा जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्या कहते हैं इसे हम, क्रोमेटिन। ये जो है धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, पूरे केंद्रक के में क्या होती है, सघन धागे जैसी संरचना होती है। तो क्रोमेटिन शब्द का जो उत्पत्ति हुई क्रोमा से हुआ है, यानी क्रोमेटिन शब्द जो होता है क्रोमा के से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में यह क्या होता है, एक कैसी रिबननुमा संरचना होती है, जो पूरे केंद्रक में क्या होती है, फैली होती है। ठीक, संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जो क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन धागे कह सकते हैं इसे हम। जब कोशिका विभाजन होता है, कौन सा होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो जो धागे से जो संरचना होती है, यह क्या होता है, संकुचित हो जाते हैं। क्या कहते हैं, संकुचित होकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। कैसे कैसे भागों में, छोटे, जब इसमें तना होगा संकुचित, तो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और एक सूत्रबद्ध जैसी संरचना बना लेते हैं, एक सूत्र जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि सिकुड़कर जब टूटता है तो सिकुड़कर एक मोटी धागे सूत्र जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया केंद्रक के बारे में। अब इसके कार्य क्या क्या है, केंद्रक क्या होता है। अच्छा, जो केंद्रक होता है यह आनुवंशिक, पहला कार्य क्या करता है, ये पहला कार्य ये मुख्य रूप से आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। किसका स्थानांतरण करता है, आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा चीज है, दूसरा कार्य इसमें है कि कोशिका विभाजन, किसमें, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। जो केंद्रक होता है यह कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अतः मात्र कोशिका से, यानी कि पैरेंट कोशिका से, पैरेंट या मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण करता है, यानी मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। तीसरा जो हो गया, तीसरा कार्य क्या होता है, यह कोशिका द्रव्य में, कोशिका की उपापचय क्रिया को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, कोशिका की उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, यह नियंत्रित करता तथा नियमन करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक को हम क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, किसका मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्या है, अब देखिए केंद्रक में जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है। कब होता है, जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। ठीक, तो ये हो गया डीएनए का, केंद्रक के कार्य।
अब हम थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं गुणसूत्र पर, यानी कि क्रोमोसोम पर। ये चीज़ें मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा बात करते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले, ठीक, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र नाम सबसे पहले वाल्डेयर ने सन 1988 में दिया था। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्डेयर। इन्होंने सबसे पहले सन 1988 ईस्वी में इसे गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया इसे? गुणसूत्र नाम दिया। ठीक, तो जो गुणसूत्र होता है यह मुख्य रूप से किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब जैसे हम बात करते हैं तो डीएनए का, तो डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी जीवधारियों के शरीर का क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण 3 प्रकार के पदार्थों से होता है। एक होता है पेंटोज शुगर, ठीक। दूसरा जो होता है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा होता है इसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और मुख्य रूप से तीसरा होता है पेंटोज, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हम किसी अगले टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है ये सभी जीवधारियों में क्या होता है? सभी जीवधारियों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो ये क्या है? सभी जीवधारियों में, यानी कि एक जाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? जैसे मनुष्य में 46 होती है, लेकिन पृथ्वी में जितने भी जीवधारी सब में 46 कौन होते हैं? सब अलग अलग जातियाँ जो होती है मनुष्य की, जीवधारियों की अलग अलग जातियों में अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। लेकिन किसी एक जाति में उसकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो यानी कि प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो अब क्या होता है इसमें देखिए, तो जो गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं और जनन गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? दैहिक गुणसूत्र, यानी कि दैहिक कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र रहते हैं और जनन कोशिका में जो उपस्थित गुणसूत्र हैं। जो दैहिक कोशिका में यानी कायिक, दैहिक मतलब कायिक, यानी कि कायिक प्लाज्म और जर्म प्लाज्म, 2 प्रकार के होते हैं। कायिक प्लाज्म होता है बॉडी का निर्माण करते हैं, और जर्म प्लाज्म जो होते हैं यह लिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लिंग का, ठीक है। तो जो कायिक प्लाज्म होते हैं, जो यानी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। और जो जर्म प्लाज्म होते हैं यानी कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या? युग्मक कोशिकाओं में यानी जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगुणित होती है, ठीक। तो जिसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अगुणित होते हैं उसमें अनुसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार की क्रिया द्वारा एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये प्रक्रिया हो गई। तो ये केंद्रकी के बारे में हो गई। अब अगले हम टॉपिक अगर आपको लेके आएंगे डीएनए की। तो डीएनए के अंदर जो हम पढ़ाएंगे इसके बारे में हम पूरा गुणसूत्र के बारे में, हम पूरी संरचना के बारे में आपको समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।